जिस तरह साड़ी को लपेटा गया है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि मर्डर से पहले रेप हुआ है। जरा ठीक से चेक कीजिए। यस सर। सर ये एक नहीं 2 बॉडीज हैं। क्या? मेरा मतलब है सर एक बॉडी में 2 डेड बॉडी। बॉडी का निचला हिस्सा किसी आदमी का है और ऊपर का हिस्सा औरत का। यानी कि मर्डरर ने एक आदमी और एक औरत का मर्डर करके उनकी बॉडी को बीच से काट के आपस में सिल दिया। आज तक मैंने अपने करियर में बहुत सारे केसेस देखे हैं, लेकिन ऐसा वहशियाना तरीका मैंने पहली बार देखा। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे पास तब आया था जब मैं मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। इस केस में 2 लाशों को जिस तरह से एक साथ सिला गया था, उससे ये साफ था कि ये मर्डर नफरत की वजह से किए गए थे या फिर ये किसी साइको का काम था। वैसे देखा जाए तो इस केस में हमें 2 लाशें मिली थी, लेकिन 2 लाशें गायब भी थी और अब हमारा ये काम था कि इन लाशों के बचे हुए हिस्सों को ढूंढना और ये पता करना कि मरने वाला आदमी और औरत आखिर कौन है, उनको इस तरह से मारने की वजह क्या है और 2 लाशों को एक साथ सिलकर ये मर्डरर एग्जैक्टली क्या मैसेज हमें देना चाहता है। आयुष्मान बाबा की, आयुष्मान बाबा की, आयुष्मान बाबा की, ये मेरी पत्नी है बाबा, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, दिन रात दुखी रहती है बाबा, घर में बहुत क्लेश होता है, कृपया इसका इलाज कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं बाबा। जा ले जा अपनी पत्नी को घर, शीघ्र ही वह ठीक हो जाएगी। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। आओ भक्तों, बाबा का आशीर्वाद ले लो। पानी और एक गिलास। आंटी ये ले, घर घर के लिए। देख क्या रही है, पगार हुआ यार। मुझे नहीं चाहिए तेरे पाप की कमाई। क्या बोलिस? पाप की कमाई? ये मेरी मेहनत का पैसा है। मेहनत का पैसा? हाँ, ये मेहनत का पैसा है तेरा या तेरे उस ढोंगी कमीने बाबा की पाप की कमाई है? ए बाबा को कुछ मत बोला, देख दांत तोड़ दूंगा मैं तेरे। तू भूल गया सब क्या किया था? वो बाबा जो भक्ति के नाम पे दूसरी औरतों की चुम्मा चाटी करता है। देख, मुझे तेरा नहीं पता, पर मुझे बहुत शर्म आती है इस पाप की कमाई खाने में। चल तेरी तो मैं। सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। देखो साक्षी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे इस तरह के ढोंगी बाबा और उनके चमत्कार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और ऐसे काम के लिए मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें हो या ना हो, पर मुझे है, और ये सब मैं रिया के लिए तो कर रही हूँ ना। देखो साक्षी, मेरी प्यारी रिया को ठीक करने के लिए किसी ढोंगी बाबा की कोई जरूरत नहीं है और खबरदार तुम इसे किसी के पास लेकर गई ऐसे बाबा के पास। काजल, थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? वाटी अनलेस? हाँ वाटी। और कुछ भी चाहिए? थैंक यू।
ठीक किया जो तुम इसे मेरे पास उपचार के लिए ले आई। बाबा मेरी रिया चल तो सकेगी ना? अवश्य। ले, ये तेल है, प्रतिदिन 3 प्रहर इस तेल से तेरी बच्ची के पैरों पर मालिश करना। भगवान की कृपा रही, ये बच्ची चलने तो क्या, दौड़ने लगेगी। सच बाबा? सुना रिया तू चलने लगेगी? अच्छा बाबा ये बेटा, बेटा क्या हुआ? बाप रे, क्या हो गया लोगों को? इतने घटिया लोग भरे पड़े हैं ना, रेप पर रेप के केस आ रहे हैं। अब 60 साल के बुड्ढे ने एक 20 साल की लड़की का रेप कर दिया, बताओ। रिया, रिया बेटा, रिया बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? रो के रो, क्या हुआ? बेटा मुझे बताओ। अरे किसने कुछ कहा क्या? मुझे बताओ ना, क्या हुआ? अरे भाई ये रो क्यों रही है? क्या हुआ इसे? क्या हुआ बेटा? बेटा मुझे बताओ क्या हुआ? सर देखिए ना सर, मेरी बेटी के साथ क्या हो गया सर? सर मेरी बेटी के साथ सर रेप हो गया है सर। आप प्लीज बैठिए और मुझे शांति से बताइए कि एग्जैक्टली। सर मेरे मना करने के बाद भी ना मेरी बीवी साक्षी सर मेरी बेटी को ना धोनी बाबा के पास लेके जाती थी सर 6 महीने से। सर मैंने इसे मना भी किया था, लेकिन सर इसने मेरी एक बात नहीं सुनी सर, मैंने इसको बोला भी था सर। अरे एक मिनट, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये पुलिस स्टेशन है। अब बैठिए प्लीज। मैडम आप बताइए क्या हुआ? सर रिया के पैर बहुत कमजोर है, सब कुछ करके देखे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब मैंने बाबा के बारे में सुना, हम रिया को उनके पास लेकर गए। बाबा ने इसके नब्ज देखी और कहा कि ये ठीक हो सकती है। बाबा ने मुझे एक तेल दिया और कहा कि वो उससे रिया के पैरों की मालिश कर, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने बाबा को बताया तो उन्होंने कहा कि शायद मैं ठीक से मालिश नहीं कर रही हूँ, मैं रिया को उनके पास लेकर जाऊँ, वो मुझे सही तरीका बताएंगे। पहले तो मैं डर गई कि कोई अनजान आदमी मेरी बेटी के पैरों को हाथ लगाएगा। मेनका। जी बाबा। मेरी आंखों पर पट्टी बांधो। उसके बाद मुझे विश्वास हो गया कि बाबा ढोंगी नहीं है। लेकिन फिर 3 महीने पहले बाबा वो आज मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, पैसे ही सब कुछ थोड़ा है। क्यों बाबा? अब पैसा नहीं है तो उसके बदले कुछ और देना पड़ेगा। अलग चीज मतलब उसके बाद मैं तेल लेने के लिए अकेले आश्रम गई। वहां पर उन्होंने मुझे वेटिंग रूम में बैठने को बोला। कौन था वो? पता नहीं सर, लेकिन जब होश आया तो देखा कि मेरे कपड़े मेरे साथ भी रेप हुआ था। उसके बाद 2 बार और ऐसा हुआ। 3 बार तेरे साथ रेप हुआ, तूने मुझे बताया तक नहीं? तुझे मजा आ रहा था रेप करने वाले में, और मेरी बेटी को लेके गई उस जोगी बाबा के पास। तुझे कितना इसको मत लेके जाओ। 1 मिनट, अभी आप बैठेंगे प्लीज, वरना मुझे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। रिया में इंप्रूवमेंट दिख रही थी। अगर मैं तुम्हें बता रही तो तुम ट्रीटमेंट रुकवा देते, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन फिर 4 दिन पहले 13 तारीख को रिया को लेके आश्रम गए। आर्यमान ने हमें कहा कि हम वेटिंग रूम में वेट करें, बाबा बाहर गए। उनके शिष्य ने हमें एक शरबत पिलाया, जिसे पी के हम दोनों बेहोश हो गए। लेकिन
बेहोश होने से पहले मुझे याद आर्यमन मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा कि फिर से, लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन रिया वहां से गायब थी। मुझे ट्रीटमेंट रूम में मिली। मैंने आर्यमन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि उसने तो रिया को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन मैं जानती हूँ सर कि आर्यमन ने मेरे रिया के साथ बेटा, क्या तुमने उस आदमी को देखा? वो आर्यमान था? आर्यमन ने, आयुष्मान बाबा थे। मुझे याद है बेहोश होने से पहले आदमी मेरी तरफ आ रहा था, उसने वही चोला पहना था आयुष्मान बाबा पहनते। इंस्पेक्टर सर प्लीज उस बाबा और उसके बेटे को अरेस्ट कर लीजिए प्लीज सर। प्लीज सर, हमें न्याय दिलवा दीजिए प्लीज सर। कामिनी मैडम, बच्चे को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले चलिए। आप भी जा सकते हैं। हम चल के इस आयुष्मान बाबा से मिलते हैं। साक्षी हम पर ऐसे आरोप कैसे कर सकती है अपने बाबा के बारे में? देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर गई है। चलिए। साहब एक मिनट बेटा, ये कोई आम आदमी चलते फिरते आदमी नहीं है, बाबा है आयुष्मान बाबा। और इनके भक्तों को पता चला ना कि आपने इनको ऐसे उंगली भी लगाई है, दंगे बढ़ जाएंगे साहब, बता रहा हूँ। दंगे वंगे बाद में, सबसे पहले तो तेरे को उठा के अंदर डाल दूंगा। चल यार ना, चलिए मैं कह रहा हूँ कर रही है। ये सत्य नहीं है। सभी भक्तों को वही शरबत ग्रहण के लिए दिया गया था। उनमें से किसी को कोई समस्या नहीं हुई। आप चाहे तो दूसरे भक्तों से पूछ सकते हैं। बाबा 13 तारीख को आश्रम में थे ही नहीं, वो एक भक्त के यहाँ आमंत्रित थे। मैं स्वयं पूरा दिन उनके साथ ही था। हम लोग शाम को आश्रम एक साथ ही लौटे थे। सर मैं तो ज़्यादातर अकाउंट केबिन में ही रहता हूँ, तो बाहर क्या चलता है क्या नहीं चलता मेरे को नहीं मालूम। सच है, भगवान भी इंसान को नहीं पहचान सकता। मैंने साक्षी और उसकी बेटी को बहुत सहायता की थी, फिर भी न जाने क्यों उसने मुझ पर ऐसे घृणित आरोप क्यों लगाए। लेकिन आपको क्या लगता है बाबा, मतलब क्यों लगाए होंगे उसने ऐसे घृणित आरोप आप पर? एक ही कारण हो सकता है। अच्छा, मेरे उपचार के पैसे देना नहीं चाहती होगी, अन्यथा मदद जो करता है उसे ऐसे प्रत्युत्तर में ऐसे घृणित आरोप कोई नहीं लगाता। लेकिन उसकी चूक हो गई, वो चूक गई। 13 तारीख को पूरा दिन हम आश्रम में थे ही नहीं। सर इसके असिस्टेंट गणेश ने भी यही कहा कि ये लोग शाम को वापस आए थे। क्योंकि यही सत्य है, हमारा शिष्य गणेश पूरा दिन हमारे साथ था, और जिस भक्त के यहां हम पूरा दिन उपस्थित थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। दोनों को आशीर्वाद है मेरे। अब हम यहां से प्रस्थान करेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, प्रस्थान वस्थान आप कुछ नहीं कर सकते अभी। क्या है बाबा, आप रेप अक्यूज्ड हैं, तो अब आप यहीं रहेंगे। बाबा को उनकी कुटिया दिखा दो। अब अगले कुछ दिन तक भजन पूजन कीर्तन कीर्तन वहीं पे ले जाओ। चलिए। देखिए ये गलत है। लड़की के कंप्लेन के बाद आयुष्मान बाबा को पुलिस ने रेप के केस में अरेस्ट कर लिया है। अभी भी तुझे लगता है कि तेरा बाबा ढूंढी नहीं है? काजल चुप बैठ, मैं बाबा को बहुत पहले से जानता हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। और अगर रेप हुआ भी है ना तो बाबा ने नहीं किया है, वो उस कमीने आर्यमान ने किया है, क्योंकि वो आर्यमान एक नंबर का। अच्छा, तो फिर पुलिस ने तेरे बाबा को क्यों पकड़ा? हाँ? संभल के रह, संभल के रह, कहीं बाबा तुझे भी अरेस्ट ना करवा दे। सर, ये रही रिया की मेडिकल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक रिया की बॉडी पर कोई सिग्नल नहीं मिला। ये तो एक्सपेक्टेड ही था।
4 दिन बाद वो लोग कंप्लेंट लिखवाने आए थे। 4 दिन बाद हमें क्या मिलने वाला था? सर एक बात और, रिया की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि उसके साथ सेक्स हुआ है, वो वर्जिन नहीं है। नहीं, लेकिन कमली मैडम, ये बात लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। बाबा का वकील पहली हियरिंग में ये साबित कर देगा कि रिया खुद सेक्सुअली एक्टिव थी और अब उसके माँ बाप बाबा को फंसाने के लिए सब चाल चल रहे हैं। हमें कोई ऐसा पुख्ता सबूत चाहिए जिससे हमें साबित कर पाए कि रेप बाबा ने किया है। हेलो, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाबा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने की? भूल गए बाबा कौन है? या तो कंप्लेंट वापस ले वरना हम तुझे और तेरी बेटी को छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। वो कौन है? कौन है? कौन है? कौन बोल रहा है? हिम्मत है तो सामने आके बात कर। अरे फोन पे क्या धमकी दे रहा है? आ सामने। हेलो हेलो, काट दिया। जो भी ऐसे छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो? अरे पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। नहीं, उसने धमकी दी है। साक्षी, तुम अब भी नहीं समझ रही हो, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये सब बंद होना चाहिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। साक्षी प्लीज, देखिए मेरी बात सुनिए। प्लीज साक्षी। पहले मेरी बीवी और बेटी के साथ रेप करता है और फिर बाद में धमकी देकर फोन लगाता है। तू सोचता मैं डर जाऊंगा? छोड़ूंगा नहीं तुझे साले। चल रहा है? क्या कर रहे हैं? सर देखिए ना सर, मेरी बीवी के फोन पर सर किसी प्राइवेट नंबर से धमकी भरे फोन आ रहे हैं सर। कह रहे कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो आपकी बेटी और बीवी को। सर कुछ कीजिए सर। एक मिनट बैकवर्ड, ये नंबर नोट कर लो और ये नंबर ट्रेस करो, पता करो ये नंबर किसका है, कहाँ से आया। आप प्लीज इनके साथ चलिए। चला कमाल लगा, चला। सर आयुष्मान बाबा को बिल मिल गई है। ये तो नहीं था, सिवाय इनकी कंप्लेंट के हमारे पास है ही क्या? फॉर्मेलिटीज पूर्ण कर। सर रिया, भाई साहब आपने रिया को कहीं देखा क्या? नहीं। रिया को कहीं देखा क्या? नहीं। वॉचमैन भैया, रिया को कहीं देखा क्या? साक्षी, क्या हुआ? भाभी वो रिया ना नीचे वॉक करने के लिए आई थी। मैंने पूरा कंपाउंड देख लिया, कहीं मिल नहीं रही है। अरे इधर ही किधर होगी ना। क्या हुआ साक्षी? इतना घबराई क्यों? रिया कहीं मिल नहीं रही प्रेम। उसने उसे किडनैप कर लिया। उसने कहा था कि वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा और हरामखोर, रिया का रेप तूने किया है ना, मुझे सब पता है। क्या रे बड़ाऊ, मैं किया है, क्या लगा के रखा है? लड़की ने देखा तेरे को, स्टेटमेंट में नाम तेरा, तो मैं कैसे किया है? और वैसे भी जो तू आशीर्वाद के नाम पे जो चोला डाल के चुम्मा चाटी करता है, तो ठगी कौन तू? तो रेपिस्ट कौन? मैं नहीं, समझा? बकवास बंद कर, मुझे सब पता है। बाबा को मिर्ची लगी रे बाबा को मिर्ची। लेकिन क्या करे, मैं देखा रे तेरे को उस दिन आश्रम आते। झूठ बोल रहा है तू, उस दिन मैं आश्रम में था ही नहीं, मैं तो शाम को लौटा था। ये जो तेरी झूठ की खिचड़ी है ना, ये तो येड़ा गणेश है ना, उसके साथ मिलको पुलिस से खिला, मेरे को नहीं। मैं देखा तेरे को उस दिन शाम को वापस आते हुए भी, और रिया के साथ कमरे में करते हुए भी। हाँ, तो मेरे साथ मैं शांतपंथी नहीं। चल जा जा जा। बाबा और साक्षी ठाकुर आई है, बहुत शोर मचा रही है और तमाशा भी कर रही है। जल्दी चलिए। सर हमारी बेटी रिया गायब हो गई है सर उसे बचा लीजिए सर। उन्हीं लोगों ने सर किया है ये सब। लेकिन कब से गायब है वो? सर वो शाम को 5 बजे रोज की तरह नीचे वॉक करने गई थी। अपना फोन भी घर पर भूल गई। जब 6 बजे तक घर नहीं आया तो मैं नीचे देखने के लिए गई। पूरी बिल्डिंग, पूरा कंपाउंड, सब जगह दिखी, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली। सर उस बाबा ने ये किडनैप किया है सर मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। देखिए आप निश्चिंत रहिए, हम जरूर रिया को ढूंढ निकालेंगे। सर, बॉडी को सबसे पहले इन औरतों ने देखा। ये सुबह यहाँ कपड़े धोने आई थी तो इन्होंने बॉडी को देखा। सर, बॉडी पे कई जगह खरोच के निशान हैं। और ये देखिए, गर्दन पे जो मार्क है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि मौत गला घुटने से हुई। एक मिनट, चेहरा टर्न करना।
सर तो रिया ठाकुर है। देखिए आसपास जरा चेक कीजिए, कोई क्लू मिलता है क्या? सर ये तो बैसाखी मुझे वहां पे मिली। काम है मैडम। सर। फॉरेंसिक टीम को बुलाइए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। ओके सर। अब इस बाबा का टाइम आ गया है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सुनिए, ये इस आश्रम को ताला क्यों लगा हुआ है? पता नहीं साहब, हम तो जब सुबह दुकान पे आए तो देखा कि ताला लगा है। बैकवर्ड, एक काम करो, ये बाबा, उसका बेटा, इस आश्रम के लैंडलाइन नंबर्स सब फोन टैप करो और ये पता करो कि इस बाबा की और कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, और जरा इस बाबा के भी डिटेल्स निकालो। ये ओरिजिनली कौन है, कहाँ से आया है, और ये सारी डिटेल्स मुझे जल्द से जल्द चाहिए। सर। पुलिस ने लड़की की पहचान रिया ठाकुर के नाम से की है। ये वही रिया ठाकुर है जिसने आयुष्मान बाबा पर बलात्कार का इल्जाम लगाया था। याद है ना तुम्हें, इसी बाबा ने तुम्हारे सामने मुझे किस किया था। तब तुम ऐसे ही बस मुंह खोलकर उसे देख रहे थे। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से ना उसे बढ़ावा मिला, और आज देखो उसने एक छोटी सी बच्ची को मार के फेंक दिया। पर तुम आज भी ना बस ऐसे खड़े रहना, कुछ मत करना, और जात लगाते रहना कि तुम्हारा बाबा इनोसेंट है ना? सर, कल रात को जब ड्यूटी खत्म होने के बाद आप घर चले गए तो एक आदमी ने कॉल किया था। वो कह रहा था कि रिया मर्डर केस के बारे में कुछ जानता है और आपको बताना चाहता है। मैंने उससे कहा कि आप घर चले गए तो उसने कहा कि मैं दोबारा कॉल करूंगा। उसने फोन कट कर दिया और अभी तक उसको कॉल नहीं है। मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ उसको कॉल करने की, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जोशी, पता करो नंबर किसका है, हो सकता है इससे हमें कोई इंपॉर्टेंट लीड मिले। यस सर। सर, रिया ठाकुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले उसके साथ रेप हुआ था, फिर 18 तारीख की शाम 7 और 8 बजे के बीच उसका गला घोट के उसे मार दिया गया। बॉडी पर सीमेन या कोई ऐसी चीज मिली जिससे मर्डरर को आइडेंटिफाई कर पाए? नहीं सर, बॉडी की फोरेंसिक रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। 2 दिन? ठीक है, तब तक वेट करते, हो सकता है उससे कोई क्लू मिले। सर, आयुष्मान ट्रस्ट के नाम से आयुष्मान बाबा की 4 प्रॉपर्टीज है, बोरोली, दहिसर, वसई और विरार में। लेकिन चारों प्रॉपर्टीज में कोई रहता नहीं है, वहां पे ताला लगा हुआ है। रिकॉर्ड, एक काम करो, इन चारों जगहों पर सिविल में अपने आदमी रख दो 24 घंटे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पर कोई रहने आएगा। सर, हमने आयुष्मान बाबा की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि ओरिजिनली वो विरार का रहने वाला है और कुछ साल पहले किसी रामनारायण तिवारी नाम के वैद्य को असिस्ट कर रहा था, उसका कंपाउंडर था। देखो, एक काम करो, इस रामनारायण तिवारी वैद्य से पूछताछ करो और इस बाबा के बारे में जितनी डिटेल्स हो सके उतनी डिटेल्स निकालो। वो हमारे पास 3 साल काम किया था, हमने उसको सब सिखा दिया था। मालिश करना, हड्डी बिठाना और आयुर्वेद तरीके से उपचार करना, दवाई बनाना भी। लेकिन था बड़ा होशियार, हर काम फटाफट सीख जाता था। लेकिन उसे एक आदत थी, वो आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी की किताब पढ़ने का बड़ा शौक था। जरा सा भी समय मिले किताब खोल के पढ़ने लगता था। फिर एक दिन आया, कहने लगा कि हम कल से काम पर नहीं आएंगे। हम कहा कहाँ हैं? बहुत उससे कहा कि रुक जा, लेकिन नहीं रुका, वो चला गया। 1 साल बाद सुनने में आया कि साकिब खान जो है आयुष्मान बाबा बन गए। एक मिनट, ये साकिब खान कौन है? अरे वही आयुष्मान बाबा जो है, वही साकिब खान है। मुस्लिम से हिंदू नाम बदल के बाबा बना। और ये आर्यमन उसका बेटा इमरान। हाँ, जब उसकी जोड़ी मरी तो इमरान 2 साल का रहा होगा। तो इसने माँ का भी प्यार दिया, बाप का भी प्यार दिया, बहुत लाड करता था और लाड प्यार के चक्कर में लड़का खराब हो गया। अच्छा, ये आयुष्मान बाबा मतलब आपका साकिब खान जब ये आपके पास काम किया करता था तो जो महिला इलाज करवाने के लिए आती थी उनके साथ कभी उसने बदतमीजी की थी? ना, कभी कोई बदतमीजी नहीं। अच्छा, उसके किसी रिश्तेदार को आप जानते हैं? नहीं, बस परिवार का मालूम था, सो हमने बता दिया। साक्षी ठाकुर को जिस प्राइवेट नंबर से थर्टेड कॉल आ रहे हैं वो पिछले 24 घंटे में अलग अलग लोकेशन पर ऑन ऑफ हो रहा है। आपने ट्राई करके देखा? हाँ सर, हमने कई बार ट्राई किया पर हर बार ऑफ बता रहा है। और सर एक बात और, ये नंबर सूरज यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। हमने उसके घर का भी पता किया पर वो एड्रेस भी फेक निकला। आप लगातार ये नंबर ट्राई करते रहिए और उसकी लोकेशन ट्रेस कीजिए। सर, कल रात को जिस नंबर से कॉल आया था वो मोबाइल नंबर किसी निखिल परांजपे के नाम पर रजिस्टर्ड है। निखिल परांजपे? यस सर। निखिल परांजपे तो आयुष्मान बाबा का अकाउंटेंट है, यानी कि वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। हम यहाँ बैठे बैठे उसके फोन का वेट नहीं कर सकते। कमल मैडम, एक काम कीजिए,
आप फौरन जाके निखिल परंसपे के बारे में पता कीजिए। यस सर। क्या आप बता सकते हैं कि काजल और निखिल कहाँ गई है? हाँ मैडम, कल शाम को करीब 8 बजे मैंने काजल और निखिल दोनों को एक साथ जाते देखा। मैं तो खुद हैरान थी कि दोनों एक साथ कहाँ जा रहे हैं। मतलब 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। किस बात पे? अब ये तो नहीं पता मैडम। एक बार मैंने काजल से पूछने की कोशिश की थी तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ उसका वो हीरो है ना, उसको जरूर बताया होगा। हीरो? कौन हीरो? अब ये तो ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ हफ्तों पहले जब मैं मार्केट से घर वापस आ रही थी तब मैंने देखा कि वो काजल का बॉयफ्रेंड था। अब ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो तभी आता था जब निखिल घर पर नहीं रहता था। कुछ दिनों पहले मैं काजल के घर शक्कर लेने आई थी, तब मैंने उसे बैठा देखा था। पहचान सकती हो कौन है वो? स्केच बनवा सकती हो? वो तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने उसे सिर्फ 2 बार देखा है, वो भी पीछे से। निखिल और काजल का फोन नंबर और फोटो तो होगा ही आपके पास? जी। मतलब आयुष्मान बाबा सादिक खान है जो फ्रॉड करने के लिए एक हिंदू बाबा बना। मैंने तुम्हें उसके प्रॉपर्टीज पर नजर रखने के लिए कहा था, उससे कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक तो वहाँ कोई भी नहीं आया और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो समझा कि उन प्रॉपर्टीज में हमेशा ताला होता है। वहाँ किसी को आते जाते देखा नहीं है। उसके बैंक अकाउंट चेक किए? उसे पैसे की जरूरत तो पड़ती होगी। वहाँ से भी कोई लीड नहीं मिल पाया। जब से बाबा गायब हुआ है अकाउंट्स में ना कोई पैसे डिपॉजिट हुए हैं ना ही विड्रॉ। बड़ी अजीब बात है, एक फ्रॉड बाबा गायब होता है, उसके साथ उसका अकाउंटेंट गायब होता है और साथ में अकाउंटेंट की बीवी भी गायब होती है। अच्छा, अभी कामड़ी मैडम ये बता रही है कि बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। हो सकता है इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े थे इसीलिए उसका अफेयर चल रहा था, या फिर उसका अफेयर चल रहा था इसलिए झगड़े थे। कोई और रीजन लगता है? सर मुझे तो लगता है झगड़े का रीजन उसकी बीवी का एफआईआर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो कल शाम को दोनों एक साथ कहां पर गए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डरर को पता चल चुका था कि निखिल पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन देने वाला है, इसलिए इन दोनों मियां बीवी को साथ में कहीं पर बुला लिया? सर मुझे लगता है कि ये निखिल काजल और उसके बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट करना चाहता था, इसलिए उन्हें साथ लेकर गया। मगर काजल और उसके बॉयफ्रेंड ने निखिल को गायब कर दिया और दोनों भाग गए। पॉसिबल, लेकिन फिर भी ये थियरी है गायकवाड़। हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि निखिल अपनी बीवी के अफेयर की वजह से गायब है या फिर बाबा की वजह से। और गायब होकर गया कहां? सर गोरे के जंगल एरिया में एक लाश मिली है। सर ये बॉडी तो काजल परांजपे की है। What? यस सर। सर जिस तरह साड़ी को लपेटा गया है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि मर्डर से पहले रेप हुआ है। जरा ठीक से चेक कीजिए। यस सर। सर ये एक नहीं 2 बॉडीज हैं। क्या? मेरा मतलब है सर एक बॉडी में 2 डेड बॉडी। क्या बात कर रही हैं आप कामड़ी मैडम? बॉडी का निचला हिस्सा किसी आदमी का है और ऊपर का हिस्सा औरत का है। या तो ये निखिल हो सकता है या फिर काजल का बॉयफ्रेंड। ये हो सकता है कि निखिल ने काजल को और उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर करके उन दोनों की लाश को ऐसे इस तरह से सिल दिया होगा। पर सर बॉडी को कोई इस तरह स्टिच क्यों करेगा? हो सकता है वो ये स्टेटमेंट करना चाहता हो कि तुम दोनों का अफेयर था, तुम दोनों एक साथ आना चाहते थे, लो मैंने तुमको मार के एक कर दी। निखिल तो साइको लग रहा है। बिल्कुल है, लेकिन ये सब तब तक एक थियरी है जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि ये बॉडी का निचला हिस्सा आखिर किसका है। कामड़ी मैडम सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम कीजिए और फॉरेंसिक टीम को बुला लीजिए। यस सर। पता कैसे चलेगा कि ये बॉडी का निचला हिस्सा किसका है? सर एक आइडिया है। काजल के नेबर्स ने कहा था कि उन्हें यहाँ 1 साल हो गया है। हो सकता है इस बीच को कभी बीमार पड़े और कभी अपना ब्लड टेस्ट किया तो आसपास के लैब से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मतलब ब्लड ग्रुप से? जी सर। गुड आइडिया। एक काम करो, उनके घर के आसपास जितने भी पैथोलॉजी लैब्स है वहां पर पता करो इमीडिएटली। सर पैथोलॉजी लैब से मिली रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ब्लड ग्रुप आया है उससे ये साफ होता है कि लोअर बॉडी निखिल परांजपे की है। नहीं, लेकिन अगर निखिल परांजपे और काजल के बॉयफ्रेंड का ब्लड ग्रुप सेम हुआ तो? सर ये तो मैंने नहीं सोचा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक काजल का मर्डर 19 मई को रात 9 से 10 के बीच हुआ है
और मृणाल ने हमें बताया कि उसने उन दोनों को 8 बजे घर से निकलते हुए देखा। मतलब निखिल ने यहाँ फोन करने के तुरंत बाद। हेलो, ठीक है सर। गोरे के डंपिंग ग्राउंड के पास 2 आधी कटी हुई डेड बॉडीज मिली। सब मैंने ही आपको फोन किया था। सुबह जब काम पे जा रहा था तभी ये मैंने देखा और 100 नंबर पे मैंने डायल किया। थैंक्स। जोशी बघा। सर ये बॉडी तो निखिल की है। मतलब इसे इतना तो क्लियर हो गया कि उस बॉडी का निचला हिस्सा निखिल का था। सर सिर के पीछे गहरी चोट है। हो सकता है मौत की वजह ये चोट ही है। सर ये देखिए। गायकवाड़, अपनी फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और उनसे कहना कि इस बार मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। सर हाँ सर, कोई अपडेट? सर मैं यहाँ पे कब से नजर रखे हुए हूँ लेकिन कोई हलचल नहीं। सर मैं यहाँ पे कब तक रुकूं? वो बोलता हूँ मैं, लेकिन अभी के लिए वहां पे नजर रखो। ठीक है सर, ओके। हे शिंदे नाही होते सर। गायकवाड, आयुष्मान बाबांच्या मुलाबद्दल काय कळलं का? नहीं सर, पण लवकरच समझे। और सर निखिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत 19 मई की रात 9 और 10 के बीच हुई और मौत की वजह सर पे रॉड जैसी किसी चीज से वार किया जाना है। इसका मतलब सिर्फ घर से निकलते वक्त ही नहीं बल्कि मर्डर के वक्त भी ये दोनों मियां बीवी एक दूसरे के साथ थे। गायकवाड, एक काम करो, हमें जहां पर ये दोनों सिली हुई बॉडीज मिली पता करो कि मर्डर के टाइम पे वहां आसपास कितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे और उन नंबर्स को बाबा, उसके बेटे और बाकी के असिस्टेंट के नंबर के साथ मैच करके देखो। सर ये है काजल के कॉल रिकॉर्ड्स। इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक काजल के कॉल्स की ड्यूरेशन 1 से 1.5 मिनट ही थी, सिवाय एक नंबर को छोड़ के। खोपली में एक नंबर है, 3 हफ्ते पहले काजल ने उस पर 20 मिनट तक बात की थी। किसका नंबर है? काजल की माँ मुक्ता। बड़ी अभागन थी मेरी काजल। तिच्या नशिबात सुखच नव्हतं। हम जब पालघर के पास नांदोर गांव में रहते थे तब काजल दूसरे बिरादरी के लड़के के साथ भाग गई। पूरे गांव ने हमें बेदखल कर दिया। हम लोग इधर भटकने लगे, कभी यहाँ गावात कभी त्या गावात। अभी 1 महीना पहले नवीन को यहाँ काम मिला। 3 हफ्ते पहले आपकी काजल से बात हुई थी? हाँ सर, 1 महीने पहले की बात है सर। मेरी जानने वाली को मुंबई में काजल बाजार में टकरा गई। उसने मुझे फोन किया, काजल ठीक है, और इसने काजल का नंबर दिया। मैंने सोचा मैं उससे बात नहीं करूंगी, क्या करूं, माँ हो ना। मैंने उसे फोन किया, बड़ी खुश लग रही थी वो फोन पर। उसने कहा कि वो मुझसे मिलने आने वाली है, पर नहीं आए। उस निखिल के घर वालों ने मारा है साहब मेरी ताई को। साहब हमारी ताई उसे कभी पसंद नहीं थी, हम लोग अलग बिरादरी के ना, इसीलिए। वैसे 19 तारीख को तुम कहाँ थे? मैं काम पे था साहब। बेटा और मैं साथ में ही काम पे जाते। विठल कौन? हमारा पड़ोसी, इधर बाजूला रहा था। निखिल की फैमिली का नांदौर का एड्रेस है आपके पास? ठीक है सर, विठल ने कंफर्म किया है। 19 मई को नवीन उसके साथ सुबह से शाम तक गोडाउन में ही था। एक काम करते हैं, निखिल के घर चलकर पता करते हैं कि इस नवीन की बात में कितनी सच्चाई है। मैंने कितनी बार निखिल को समझाया था कि काजल तेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी उसने मेरी एक बात नहीं मानी। इसलिए तुमने उन दोनों का पता लगाया, उनका मर्डर किया और अपना बदला पूरा किया। क्या बात कर रहे हो साहब? मैंने खुद उन दोनों की शादी करवाई थी। बिरादरी में रहने के लिए नाटक किया था कि वो दोनों गांव से भाग गए। दरअसल मुझे पहले से ही पता था कि वो दोनों मुंबई में कहाँ रहते हैं, क्योंकि वो घर मैंने ही भाड़े पे लेके दिया था उन्हें। हर दूसरे दिन मेरी निखिल से बात होती थी। फिर मैं अपने बेटे और बहू को क्यों मारूंगा? फिर एक बार हम डेड एंड पर आकर पहुंच चुके थे।
हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह पता चला था कि रिया के नाखून में किसी के स्किन फ्रैगमेंट्स पाए गए थे, लेकिन वो स्किन फ्रैगमेंट्स किसके थे ये पता लगाने का कोई भी तरीका हमारे पास नहीं था। दूसरी तरफ हमारी ये थियरी थी कि काजल और निखिल का मर्डर या तो काजल के लवर ने किया है या आयुष्मान बाबा ने। काजल और निखिल के मर्डर स्पॉट पर एक्टिव नंबर्स का हम इंतजार कर रहे थे और हमें इंतजार था सूरज यादव का भी, जिसे ट्रेस करना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका मोबाइल नंबर लगातार ऑन ऑफ हो रहा है। ऐसे में आयुष्मान बाबा के प्रॉपर्टीज पर नजर रखने का हमारा प्लान कामयाब हो गया जब हमें यह पता चला कि उसकी वसई की प्रॉपर्टी पर कोई आया है। जी, आपका नाम? माजिद खान। सादिक खान को जानते हैं? हाँ, वो हमारे फूफी के लड़के हैं, हमारे बड़े भाईजान हैं। बड़े ताज्जुब की बात है माजिद साहब, आपकी आवाज आपके फूफी के लड़के से बहुत मिलती जुलती है। देखिए, आप हमें खामखा परेशान कर रहे हैं। हमारे बड़े भाईजान का उन्होंने जो किया है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। रिकॉर्ड। बड़े ताज्जुब की बात है, सिर्फ आवाज ही नहीं, आपके हाथ पर चोट का निशान भी आपके फूफी के लड़के से मिलता जुलता है। सुनिए मेरी बात सुनिए। आयुष्मान बाबा, अब तेरे आशीर्वाद देने के दिन खत्म हो गए, अब हम तुझे आशीर्वाद देंगे। सर, मुसलमान होके मैं आयुर्वेद या ज्योतिष का धंधा नहीं कर सकता, इसलिए फिर सादिक खान से मैं आयुष्मान बाबा बन गया। सर, मुझे बहुत जल्दी फेमस होना था, बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने थे, इसीलिए वो लिप किस वाला आइडिया लगाया। साक्षी और रिया के अलावा और कितनी औरतों का रेप किया है? नहीं सर, मैंने किसी का रेप नहीं किया है सर। न मैंने न मेरे बेटे ने सर किसी का बेजा फायदा नहीं उठाया है। मानता हूँ सर कि वो बदजबान है, थोड़ा बेकाबू हो गया है, लेकिन सर वो ऐसा कुछ करेगा, किसी को इस तरह नुकसान पहुंचाएगा, ये मैं नहीं मान रहा। वो बेकाबू हो गया या तूने होने दिया? सर, शुरू में मैंने उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन इसको मशवरा जरा सिखाऊं कैसे? आज के बाद अगर मेरे को मशवरा दिया ना जबरन, तो साले पूरी दुनिया को बता देगा मैं कि तू कोई बाबा नहीं है रे, तू मुसलमान है क्या? हाँ, चल 25,000 लेके। अरे ऐश करने की, अरे चल जा खड़ा हो। लाता। अच्छा ये बता, निखिल के साथ तूने क्या किया? निखिल के साथ? सर, उसके साथ मैं क्यों कुछ करूंगा? क्योंकि तुझे ये पता चल चुका था कि रिया मर्डर केस में निखिल हमें कोई इंफॉर्मेशन देने वाला था। नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, बल्कि मैं तो उसे नौकरी पर भी नहीं रखने वाला था जिस दिन से मैंने काजल के बारे में सुना है। मतलब सर, वो काजल को भगाकर शादी करके मेरे पास आया था मुंबई। काजल को मेरे पास इसलिए लाया था कि ताकि मैं उसको आशीर्वाद दूं, और फिर मेरे पास नौकरी मांगने लगा, और उस वक्त मेरे पास एक अकाउंटेंट की जॉब खाली थी, तो मैंने कहा था उसे कि मैं उसे नौकरी दूंगा। तो ठीक है, कल से तुम यहां नौकरी पे आ जाना। मेरी बीवी है। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों चिल्ला रहा है? आशीर्वाद तो दिया है जैसे तू देता है। निखिल, रिया और काजल तीनों का मर्डर हुआ है। बता, इसमें से कौन सा खून तूने किया, कौन सा तेरे बेटे ने किया, या दोनों ने मिलकर किए तीनों खून? नहीं सर, हमने किसी का खून नहीं किया, सच कह रहा हूँ सर। अगर मर्डर नहीं किया तो भाग क्यों गया था? रिया के बारे में सुन के डर गए थे हम लोग। बेटा कहाँ है तेरा? कहाँ छुपा के रखा है उसको? जिस दिन से आश्रम से भागा उस दिन से वो गायब है सर। रिकॉर्ड, इसका डीएनए टेस्टिंग कराओ। रिया के नाखून में जो स्किन का फ्रैगमेंट मिला उससे मैच करके देखो। आयुष्मान बाबा आखिर तक यही कहता रहा कि वो निर्दोष है, और हमारे पास भी उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। हम उसके डीएनए टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। आर्यमान अभी तक गायब था। ऐसे में हमारे पास उन फोन नंबर्स की लिस्ट आई जो 19 मई को रात 9 से 10 के बीच निखिल और काजल के मर्डर स्पॉट पे एक्टिव थे। वो 3 नंबर्स थे, और उन 3 नंबर्स में से एक नंबर के बारे में हमें पहले से ही पता था। ताई की वजह से हमने बहुत दुख देखे थे साहब। मैं उससे बदला लेना चाहता था, पर पता नहीं था कि वो कहाँ रहती है। फिर
फिर पता चला कि आई को उसका फोन नंबर मिला है। तो तू पहली बार में ही कामयाब हो गया। तूने काजल को फोन करके गोराई बुलाया और वहां पे तूने उसको मार दिया। नहीं साहब, पहले मैं उसके घर गया था उसको मारने के लिए, लेकिन तब उसकी पड़ोसी ने मुझे देख लिया और दूसरी बार अखबार वाला पैसे लेने आया था। तो वो तू था जिसको मृणाल ने देखा था? मैंने सोचा कि ताई को किसी ऐसी जगह ले जाके मारना होगा जहां मुझे कोई देख नहीं पाए। हाँ बोलो नवीन। वो कुछ काम से मैं मुंबई आया था, तो आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, मिलना था। अरे पर ताई, मैं वो सब आपको मिलके बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मुझे गुराई के पास आके मिलिए। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। सब उसके बाद मैं घर जाके विट्ठल को मना लिया, ताकि कल को अगर पुलिस पूछे तो उनसे झूठ कहे कि मैं दिन भर उनके साथ था। लेकिन तू अपने मोबाइल को नहीं मना पाया और तेरी मोबाइल लोकेशन ने तुझे फंसा दिया। निखिल और काजल के मर्डर की चार्जशीट फाइल करो इसके ऊपर। सर इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सूरज यादव, जिसने साक्षी को थ्रेटनिंग कॉल किया था, वो एक प्रोस्टिट्यूट के पास रेगुलरली जाता है। सर उसी एरिया में भी सूरज का फोन स्विच ऑन हुआ और उसने एक फोन कॉल किया जिसे हमने रिकॉर्ड कर लिया है। सर सुनिए वो क्या कह रहा है। एक मिनट जाकर, इसका नाम सूरज यादव है ना? तो ये इस तरह से हिंदी क्यों बोल रहा है? क्या बुलाऊं तुझे? आर्यमान, इमरान या फिर सूरज यादव? रिया के नाखून में जो स्किन मिला है ना, उससे तेरे बाप का डीएनए 50% मैच होता है। इसका मतलब तेरा पूरा 100% होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ नाटक मत कर, क्योंकि हम ये आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि तूने रिया का मर्डर किया। बोल। साक्षी और रिया का रेप नहीं किया है साहब। अब्बू का चोला अपने ऊपर डालिए था कि कहीं बीच में थोड़ा बहुत भी होश आए तो लगे कि अब्बू ने गलत काम किया है। मर्डर क्यों किया रिया का? मैं बस कंप्लेंट वापस करवाना चाहता था साहब, पर वो रिया का बाप है ना, फोन पे बहुत अकड़ रहा था साहब, बहुत उल्टा सीधा बोला मेरे को, दिमाग पूरा चकरा गया था मेरा। बस मैंने सोच लिया था साहब कि इस साले को सबक सिखा के रहेगा मैं। तो मेरे को पता था कि रिया रोज शाम को ना कंपाउंड में वॉक करने को आती, और साहब उसके बाद उसकी बॉडी रात को मैं ठिकाने लगा दिया। पर ये सब बूढ़ा हुआ ना वो मेरा अब्बू, उसने मेरे को सब करते हुए देख लिया था साहब। वो बहुत घबरा गया था साहब, वो बहुत डर गया था, जबरदस्ती मेरे को छुपाया साहब। साक्षी और रिया पर रेप करने के जुर्म में और रिया के मर्डर के जुर्म में तुमको अरेस्ट कर रहा हूँ। चार्जशीट फाइल करो। फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि वो स्किन आर्यमान की थी। निखिल काजल मर्डर केस और रिया मर्डर केस फाइनली सॉल्व हो गए। नवीन, जिसने अपनी बहन को एक भयानक, एक दर्दनाक मौत दी, उसका पूरा प्लान उसकी फोन की वजह से फेल हो गया। रिया, जो कि शारीरिक रूप से कमजोर थी, अपने मां के अंधविश्वास और अंधभक्ति की भेंट चढ़ गई। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। बेटा और कितना आ गया तुम्हारा घर? बस थोड़ी आ गए अंकल, चलो ना, थक गए क्या? अरे नहीं, चलो। अंकल ये है मेरा घर। अच्छा चलो। खोल दो ये ताला। बेटा ये पक्का तुम्हारा घर है ना? हाँ हाँ ये मेरा ही घर है। मम्मी मुझे चाबी देना भूल गई थी। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? अरे मम्मी यहाँ होती तो आपको थोड़ी ना बुलाता। अब जल्दी करो, मुझे सूसू लगी है। अच्छा ठीक है, खोलता हूँ। बोलो, 300 रुपए लाओ। अरे अंकल अंदर तो आओ। अरे बेटा तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? आओ तो सही। इस अलमारी का लॉक भी खोल दो जब तक मैं सुसु करके आता हूँ। एक मिनट, ये पक्का तुम्हारा घर है ना, या तुम अलमारी का लॉक खुलवा के यहाँ चोरी करना चाहते हो? हाँ हाँ ये
ये पक्का मेरा ही घर है। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, 300 की बजाय 600 रुपए कमाओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे घर में घुसे क्या? चोर साहब, मैं चोर नहीं हूँ साहब। तो यहाँ क्या कर रहा है? साहब मुझे तो बच्चा बुला के लाया साहब। कौन सा बच्चा? झूठ बोल रहा है? नहीं मैं झूठ। पापा मैं नहीं लाया हूँ। क्यों? तो तू लेके आया? अरे लेकिन क्यों? पापा पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं घर के बाहर खेल रहा था, मम्मा बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई, मुझसे वेट नहीं हुआ, इसलिए चाबी बनवाने के लिए इन्हें यहाँ ले आया। मिसेस चावला ने 5 करोड़ की एलिमनी मांगी अपने हस्बैंड से। एंड यू नो व्हाट, मैंने उन्हें ट्रिक्स दी कि हस्बैंड से डाइवोर्स कैसे लेते हैं। ये लो, हस्बैंड का नाम लिया नहीं कि फोन आ गया। अधूरी दास्तां। हाय डार्लिंग। डार्लिंग वालिंग क्या भाड़ में, तुम्हें वहाँ अयाशी से फुर्सत नहीं है और यहाँ पे तुम्हारा बेटा घर लौटवाने पे तुला हुआ है। मुझे एक बात बताओ, तुम उसको बाहर छोड़कर कहाँ गायब हो गई हो? सत्यम, देखो मुझे ये सब बात करने का ना ही टाइम है ना ही पेशेंस है, प्लीज। हाँ तो मेरे से भी बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं, मिलकर सोल्यूशन निकालते हैं ना बाद में, लेकिन अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझे? बाय। ये है दिल्ली की जनता कॉलोनी। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी में मॉनसून कोई लुत्फ नहीं बल्कि मुसीबत बनकर आता है। लेकिन सुनीता शर्मा जी ऐसी सोशल वर्कर हैं जो लंबे समय से ऐसे लोगों के लिए आवाज उठा रही हैं। वह ऐसी बस्तियों और यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाओं पर काम कर रही हैं। आज हमारे शो वॉक एंड टॉक पर हम सोशल वर्कर सुनीता जी से एक मुलाकात करेंगे। सुनीता मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, हम जानना चाहते हैं कि इस बस्ती के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी असली वजह आप क्या समझते हैं? एजुकेशन। मेरे ख्याल से अगर हमें, नमस्ते, वो नगर निगम वाले परेशान तो नहीं कर रहे ना अब? नहीं ना? अगर कुछ होगा तो मुझे बताना। हाँ चलिए, ये ले। तो मैं कह रही थी कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें इस वर्ग में सुधार देखना है तो हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, और लड़कियों की शिक्षा को खासकर। मेरा एक एनजीओ है जो यहाँ पे स्कूल चलाता है। यहाँ हम बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं, और जैसे हम सबका मानना है, मेरा भी मानना यही है कि ये बच्चे ही हमारे प्रगतिशील देश का भविष्य है। वो कहते हैं वे मैं बच्चा हूँ। अरे ये भी कोई बात है? बच्चा तो बच्चा ही रहेगा ना। और मेरे पेरेंट्स, उफ, एक ईस्ट तो एक वेस्ट, और बीच में पिस्ता कौन है? मैं। उनके लड़ाई झगड़े के चक्कर में उन्होंने मेरी पॉकेट मनी देना बंद कर दिया। बोलते मैं बिगड़ रहा हूँ, लेकिन खुद को नहीं देखते हैं वो। केतु बेटा, उनके पंगे जिंदगी भर चलते रहेंगे, और तुझे मालूम है ना कि तुम मुझसे अब तक 850 की दाढ़ी ले चुका है। अगर पॉकेट मनी नहीं मिली तो चुकाएगा कैसे? मुझे नहीं मालूम अंकल, अब तो भगवान ही मालिक है। अच्छा बेटा, उधार लेते वक्त भगवान याद नहीं आया? अरे केतु सुन तो सही। आज हमारे शो वॉक एंड टॉक पर हम सोशल वर्कर सुनीता जी से एक मुलाकात करेंगे। अगर हमें इस वर्ग में सुधार देखना है तो हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, और लड़कियों की शिक्षा को खासकर। हेलो, अब इतना भी फेमस होने की कोशिश मत करो कि अपनों के लिए गैर हो जाओ। जिन्हें गैरों की तकलीफ समझ में आती है ना, उन्हें गैर भी अपने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी तुम्हारा अपना हूँ। लेकिन तुम्हारे लेकिन के पीछे ना 1000 मतलब छुपे होते हैं राजेश। लेकिन मैं पहले भी अपने फैसले से हटी नहीं थी, और अब भी नहीं हटूंगी।
सर एक सेकंड सर, वो मेरा बेटा केतु सर केतु सर आराम से मैम, घबराइए मत, बताइए क्या हुआ। सर वो मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है सर प्लीज उसे ढूंढिए सर। यही है मेरा बेटा केतु सर, ये मेरे साथ रेस्टोरेंट में था, पता नहीं सर मैं इसे वहां भूल के कब निकल गई, मुझे पता नहीं लगा सर। केतु 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 सर वो मेरा बेटा केतु नाम है उसका, वो देखा आपने उसे? नहीं मैम, मुझे नहीं पता, सॉरी। कौन से रेस्टोरेंट में थी आप? सर वो सनशाइन रेस्टोरेंट करोल बाग। सनशाइन मैडम बार है, रेस्टोरेंट नहीं। आप अपने छोटे से बच्चे को लेकर बाहर में गई और वहाँ भूल आई? सर वो ध्यान से निकल गया सर। आपको देखकर लग रहा है इस वक्त आप ड्रंक हैं, मतलब आप नशे की हालत में अपने बच्चे को वहाँ भूल के आ गई। सर प्लीज आप लोग ये सब छोड़िए ना, प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढिए। मुझे तो लगता है कि ये उस औरत का काम है, उस औरत ने केतु को गायब किया होगा, वो मेरे साथ झगड़ा कर रही थी सर बेमतलब का। ओह शिट! सारी ड्रेस खराब कर दी, कितनी महंगी ड्रेस थी। हिम्मत कैसे हो मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? अपने बच्चे को जरा मैनर्स सिखा। नॉनसेंस, तो तुझे सिखाती हूँ। छोड़िए प्लीज। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा चलिए मैम, चल चल यहाँ से। अरे जा। तो आपका वहाँ झगड़ा भी हुआ था, किससे? सर उस औरत को नहीं जानती मैं। उठा लीजिए। हेलो, हाँ मिला केतु? नहीं, लेकिन मैंने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी है। अरे तुम तो बोल रही थी कि मिल जाएगा, और अब अरे कैसी माँ हो तुम? देखो सत्यम, ज्यादा मत सुनाओ मुझे तो, ठीक है? जब घर में छोड़ के जाती थी केतु को तो बोलते थे क्यों छोड़ा है घर में अकेले, और अब उसे साथ में लेके गई हो तो जैसे बहुत अच्छी जगह लेके गई थी ना। अगर केतु नहीं मिला ना तो? क्यों नहीं मिलेगा केतु? मीरा मीरा हाँ सर, ये बच्चा कल अपनी माँ के साथ आया था, लेकिन कैसे खो गया पता नहीं। इस बच्चे की माँ ने हमें बताया कि कल उनका किसी औरत के साथ यहाँ झगड़ा हुआ था। हाँ सर, झगड़ा तो हुआ था। किस औरत के साथ झगड़ा हुआ था? सर वो हमारी कस्टमर थी, ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरे कैमरे की फुटेज देखा पास। सॉरी सर, बाहर का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। जिस लड़की के साथ मीरा का झगड़ा हुआ था, उसे पेमेंट कैसे की थी? सर उसने कार्ड से पे किया था। उसके कार्ड की डिटेल ले लो, उससे उसका एड्रेस मिल जाएगा। सर हाँ सर। हाँ तिवारी सर, कंट्रोल रूम से फोन आया था अभी, मुखर्जी नगर में एक औरत की लाश मिली है। सर ये तो सुनीता शर्मा है, अभी हाल ही में इनका एक टीवी पे इंटरव्यू देखा था। फिर ये एक एनजीओ के लिए काम करती है। सुनीता शर्मा? जी सर। सर मैं मानती हूँ कि उस बच्चे की माँ के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसे गायब क्यों करूंगी? आपका झगड़ा उस बच्चे की वजह से ही हुआ था, और उस बच्चे को आपने थप्पड़ भी मारा था। क्यों इडियट! गुस्से में मेरा हाथ उठ गया था, लेकिन मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो इतनी सी बात के लिए उस बच्चे को गायब कर दूंगी।
गुप्ता, जिस औरत ने केतु को थप्पड़ मारा था उसे देख के लगता नहीं है कि वो केतु को गायब कर सकती है। गुप्ता, आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर कुछ भी कर बैठते हैं। वहां पर शराब पी जा रही थी, दोनों नशे में थी। हो सकता है उस औरत ने कुछ कर दिया हो सकता है सर। और हाँ सर, मैंने उस बार के बाहर की एक शॉप की सीसीटीवी फुटेज चेक की, उसमें केतु एक आदमी के संग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो केतु जिस तरह से इस आदमी के साथ जा रहा है देख के लगता है कि ये इस आदमी को जानता है। गुप्ता, इतने छोटे बच्चे को कोई भी बड़ा फुसला कर ले जा सकता है। इस आदमी ने कैप पहनी हुई है, इसका चेहरा कुछ ठीक से नहीं दिख रहा है। एक काम करो, पता करो जिस औरत ने केतु को थप्पड़ मारा था उस औरत के साथ इस आदमी का कोई कनेक्शन है क्या? ओके सर। हाँ जी हाँ, बोलो। सर, सुनीता शर्मा के घर पे तो ताला लगा हुआ है और सर आस पड़ोस में पता किया तो पता चला कि सुनीता शर्मा यहाँ अपनी छोटी बेटी परी के साथ रहती थी। अब कहाँ परी? सर मैं पता लगा रहा हूँ, लेकिन सर एक और बात पता चली। सर वो औरत मीरा जिसने अपने बेटे केतु की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, सर वो भी सुनीता शर्मा की ही बड़ी बेटी है। What? आज सुबह में जिस औरत की लाश मिली केतु उसका नवासा है। केतु कल रात से मिसिंग है और आज सुबह हमें उसकी नानी सुनीता शर्मा की लाश मिली। इन दोनों केसेस का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? दी, जीजू सही कह रहे, आपको केतु को बाद में नहीं ले जाना चाहिए था। अच्छा, अब तू भी मुझे सत्यम की तरह लेक्चर देगी? हाँ, तो कौन से महान काम किए तुमने? तुम्हारी वजह से केतु गायब हुआ है और तुम हो के अपनी गलती भी नहीं मान रही। गलती सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारी भी है। तुम्हारी वजह से मुझे केतु को अपने साथ में ले जाना पड़ा। तो मैंने बोला था वहां पे भूल के आने के लिए। सिवाय आयाशियों के तुम्हें और कुछ सोचता भी नहीं है। और तुमने कौन सा बाप होने का फर्ज निभाया है? देख रही हो परी, अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही है ये। सत्यम, तुम परी को बीच में क्यों ला रहे हो? दी प्लीज स्टॉप इट, एटलीस्ट इस वक्त तो ये सब मत करो। देख परी, तू हेलो सर, वो केतु का कुछ पता लगा? क्या? हमें सुनीता जी की लाश आज सुबह मुखर्जी नगर एरिया में मिली। आप लोगों ने आखिरी बार उनको कब देखा था? सर, मैंने मम्मी को कल सुबह देखा था जब वो काम से कहीं जा रही थी। अरे उठ जा बच्चा, चल उठ जा आजा। कॉलेज नहीं जाना है क्या तुझे? हाँ देख परी, मुझे लेट हो रहा है बहुत। मैंने ब्रेकफास्ट टेबल पे रखा है, तू जल्दी से रेडी होके कॉलेज चली जा। वो कल सुबह घर से निकली थी, जाहिर सी बात है रात को घर नहीं आई होंगी। और अब सर, मम्मी कई दिन घर से बाहर रहती थी, उनका काफी बिजी शेड्यूल रहता था। उनका एक एनजीओ भी है और भौमिक एक्सपोर्ट्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी है। केतु कल रात से गायब है और कल रात को ही सुनीता जी घर नहीं आई। केतु के गायब होने का सुनीता जी के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, आप प्लीज केतु को ढूंढ दीजिए, हमें बहुत फिक्र हो रही है उसकी। गुप्ता, कौन है आदमी? आप लोग जानते हैं उसको? सर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। आपने उस औरत पर शक जताया था जिस औरत के साथ आपका बार में झगड़ा हुआ था। उस औरत के अलावा किसी और पर शक है आपको जो केतु को गायब कर दे, सुनीता जी का मर्डर कर दे? सर, ये एक बात है सर, केतु कुछ दिन पहले नादानी में एक चाबी वाले को घर पे लेके आया था। भले ही केतु उसको लेकर आया था, लेकिन वो आदमी मुझे ठीक नहीं लगा। सर, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो वो चोरी करके भाग भी सकता था। कौन था वो चाबी वाला? चल। अरे साहब, मैंने क्या किया? थाने का ताला खुलवाना है। अरे साहब, वो लड़का मुझे खुद लेकर गया था वहां चाबी बनवाने के लिए। अब वो लड़का गायब हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि मैंने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो इतना तो उनका चाबी बनाना भूल जाएगा तू। अरे साहब, मैंने सच में कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे बेकार में परेशान कर रहे हो। चाबी बनाने वाले और केतु के फादर के बयान से यही लगता है कि केतु काफी शरारती होगा। हो सकता है उसकी कोई शरारत ही भारी पड़ गई हो। हमें केतु के बारे में सब कुछ पता लगाना है और हमें इस बात का भी पता लगाना है कि सुनीता का मर्डर कौन कर सकता है। हो सकता है ये दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि केतु के गायब होने के बाद सुनीता का मर्डर होना महज एक इत्तेफाक हो। इसलिए हम दो टीम बनाएंगे। एक टीम केतु और उसकी फैमिली से जुड़ी बातों पर काम करेगी
और दूसरी टीम सुनीता से चुनी। इनकी फैमिली, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, सुनीता का प्रोफेशनल एंगल, पर्सनल एंगल, हम इन सब चीजों पर काम करना है। क्लियर? मूव। सर सुनीता मैम पिछले 1 हफ्ते से ऑफिस ही नहीं आ रही थी। तो फिर 1 हफ्ते से वो कर क्या रहे हैं? एक्चुअली सर वो इस बिजनेस के अलावा भी बहुत कुछ करती हैं। शायद अपने किसी सोशल वर्क में बिजी होंगी। सर केतु शरारती तो था, मगर उसके माता पिता बहुत ज्यादा लापरवाह थे और इसीलिए बेचारा केतु बिगड़ गया। वो घर पे रहते ही कहाँ था, सारा दिन बाहर खेलता रहता था या फिर ब्रिजेश की दुकान पर। ब्रिजेश की दुकान? सर सुनीता 1 हफ्ते से ऑफिस में जा रही थी और पिछले दिनों वो एक लोकल टीवी शो वॉक एंड टॉक में भी अपीयर हुई थी। ये देखिए सर। मैम हम जानना चाहते हैं कि इस बस्ती के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी असली वजह आप क्या समझते हैं? वैसे मैंने पता किया जो रिपोर्टर है मेघा, कि सुनीता के अच्छे दोस्तों में से इस रिपोर्टर मेघा से मिलो, हो सकता है इससे कोई क्लू मिल जाए। श्योर सर। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर मैं उस ब्रिजेश से मिला जिसके पास केतु अक्सर जाया करता था। सर ये ब्रिजेश केतु को काफी कुछ फ्री में दिया करता था और सर कुछ महीनों पहले वहां की कुछ लड़कियों ने इस ब्रिजेश पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। हो सकता है केतु को फ्री में सामान देने के पीछे इसकी कोई गलत नियत हो। केतु के पेरेंट्स ने इस बारे में क्या बोला? सर केतु के पेरेंट्स ने ब्रिजेश के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन सर उन दोनों का आपस में काफी झगड़ा रहता था और सर वो दोनों पति पत्नी अलग भी होने वाले थे, लेकिन सर सुनीता ने उनका झगड़ा सेटल कर दिया। हो सकता है सेटल ना हुआ हो। जब माँ बाप अलग होने की सोचते हैं तो उनके अलग होने के बीच बच्चा सबसे बड़ा फैक्टर होता है। पता करो इन बातों का केतु के गायब होने से कोई ताल्लुक है क्या? और ब्रिजेश को थाने बुलाओ। ओके सर। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा केतु, कहीं मम्मी जी की तरह केतु किस। क्या बकवास कर रही हो मीरा तुम? अरे तुम्हारी मम्मी जी के मर्डर का केतु से क्या लेने देना? कुछ छुपा तो नहीं रही हो तुम? ये सब मुझसे पूछने की बजाय तुम अपने आप से पूछो। तुम बताओ तुम क्या छुपा रहे हो? अरे मैं क्या छुपाऊं? कहना क्या चाहती हो? कहते तो तुम थे मुझसे कि जब भी डाइवोर्स लोगे केतु को अपने साथ रखोगे। नहीं तुमने ही तो केतु को गायब नहीं कर दिया। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता हूँ और तुमसे एक दिन डाइवोर्स तो मैं लेकर ही रहूंगा। उसके बाद केतु रहेगा मेरे साथ, जैसा कि मैं सब आसानी से होने दूंगी। हेलो हेलो परी, कहाँ हो तुम? मैं मीरा दी के घर पे हूँ। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए ऐसे टाइम पे, लेकिन उस दिन हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मीरा दीदी को कुछ पता चला क्या? उनको देख के ऐसा लग तो नहीं रहा, लेकिन ऐसा भी लग रहा है जैसे जीजू और दीदी कोई ड्रामा कर रहे हैं। कैसा ड्रामा? अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, मैं उनके घर पर हूँ। अच्छा सुनो परी, हम मिल सकते हैं क्या? सुनीता जी बहुत आदर्शवादी महिला थी। मैं तो कब से उन्हें अपने शो में लाना चाहती थी, पर वो हमेशा मना कर देती थी। देखो मेघा, तुम्हें मेरे ऊपर प्रोग्राम करने की बजाय उन लोगों की प्रॉब्लम्स को जनता और सरकार के सामने लाना चाहिए। पर सुनीता जी, उन लोगों की प्रॉब्लम को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? पर मेघा मैडम प्लीज, आप उनके लिए काम करती हैं। अगर आप उनका चेहरा बनकर उनकी बात हमारे शो पर रखेंगी तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। सर इस बार मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से कन्विंस किया था। आप सुनीता जी के बारे में इतना कुछ जानती हैं, किसी पर शक है आपको जो सुनीता जी का तो सुनीता जी जनता कॉलोनी के बच्चों के लिए फ्री में एक स्कूल चलाती थी। वहाँ एक रतिया नाम का आदमी है। क्या 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 हुआ? ये तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। 1000 बार समझाया, समझ में नहीं आया तुम्हें? मना किया था स्कूल नहीं चलेगा यहाँ पे। रतिया इस स्कूल के खिलाफ था और कुछ दिन पहले उसने स्कूल में तोड़फोड़ भी की थी। पर ये रतिया स्कूल चलाने के खिलाफ क्यों था? सर डिटेल में तो नहीं मालूम, लेकिन शायद रतिया की बेटी भी वहीं पढ़ती थी और रतिया नहीं चाहता था कि सुनीता जी वहाँ किसी भी लड़की को पढ़ाए। सुनीता जी ने इसकी कंप्लेन पुलिस में भी नहीं की थी, क्योंकि वो शायद रतिया से बात करके उसे भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहती थी। सर केतु पे मेरी कोई भी बुरी नजर नहीं थी सर। तो फिर उसे फ्री में इतना सामान क्यों लेता था? सर देना पड़ता था, वो शॉप पर आके तरह तरह के ड्रामे करता था तो मैं मना नहीं कर पाता था सर। ये ले 70 रुपए इसके। अबे भाग कहाँ रहा है? कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? पैसे कौन देगा इसके? पैसे नहीं अंकल,
आज पापा ने फिर से पॉकेट मनी देने से मना कर दिया। अरे मैं तुझे कब तक उधार दूंगा? अंकल दे दो प्लीज, मैं अपनी नानी से पैसे लेके आपको दे दूंगा। सर उसके मासूम से चेहरे को देखकर मुझे उस पर तरस आया करता था। सर उस पर तो मेरे 850 रुपए बकाया भी थे। 850 रुपए के लिए गायब कर दिया उसको? और आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इतने से पैसों के लिए ये सब थोड़ी ना करूंगा सर। ये रदिया घर है ना? कहाँ बुलाओ उसको? अरे यार, अरे कितनी बार बोला पार्टी के वक्त फोन ना किया कर। रतिया पार्टी बंद कर अभी और जल्दी से मुखर्जी नगर थाने आ जा। कौन बोल रहा है? तो इंस्पेक्टर रोहित गुप्ता। हेलो। सर हम मानते हैं कि हम मियां बीवी के बीच में बनती नहीं है, बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन सर इसका केतु के गायब होने से क्या लेना देना? लेना देना हो भी सकता है। कभी वो चाबी बनाने वाले को घर ले आता था, कभी पड़ोस की दुकान से उधार मांग लेता था। हो सकता है बहुत कुछ उसमें ऐसा हो जो आप लोगों को पसंद ना हो। तो सर आप सोच रहे हैं कि हम गायब करवाएंगे अपने बेटे को? सही सोच रहे हैं, तुम तो चाहते थे ना। शट अप मीरा, केतु गायब हुआ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर ये औरत पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। और सर अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इसने मुझे सताने के लिए केतु को गायब किया, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर मैं दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता हूं ना तो सर वो केतु ही है। तो क्या मैं केतु से प्यार नहीं करती क्या? ये मियां बीवी वाले झगड़े अपने घर जाकर कीजिए। जाइए प्लीज। तुम दोनों मियां बीवी का रंग मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कुंडली निकालो इनकी। ओके सर। कम इन सर। यस कम इन। सर ये रतिया है, मेरे फोन करते ही ये गायब हो गया। सर मुझे लगता है सुनीता के मर्डर में इसका हाथ है। मैं सुनीता के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था। सुनीता को आखिरी कॉल भूमिका एक्सपोर्ट के सीईओ राजेश सिंह ने किया था। उससे बात हुई तुम्हारी? सर मैं उस दिन राजेश के ऑफिस गया था, लेकिन वो ऑफिस में था नहीं, लेकिन मेरी फोन पे बात हुई थी उससे। सुनीता की हत्या के बारे में सुनकर मैं भी हैरान हो गया हूं सर। आप है कहाँ अभी? मिलना है आपसे। मैं मुंबई में हूं सर, 2-3 दिन बाद वापस आऊंगा। आके मिलता हूं आपसे। राजेश ने जब सुनीता को फोन किया तो वो दिल्ली में था। उसके अगले दिन मुंबई आ गया। 2 दिन हो भी गए, पता करो कहाँ है अभी। सर मैं फोन करता हूँ सर। मैं कमिंग सर। सर सुनीता जी विडो थी। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला है कि हत्या के पहले तक वो सेक्सुअली एक्टिव थी। आप लोगों को देख के लग रहा है कि मेरी इस बात से आप लोगों को कोई हैरानी नहीं हुई? कोई था उनकी जिंदगी में? सर मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता था कि मम्मी का राजेश अंकल के साथ कुछ रिलेशन होगा। राजेश सिंह? जी सर। क्या यार ये सुनीता, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो कल से मेरा फोन नहीं उठा रही हो तुम? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना मैंने। मना किया था? तुम्हें जो भी कहना है राजेश, हम बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक। चाय पी के नहीं जाओगे? सर आई थिंक उनका सिर्फ रिलेशन ही नहीं था, बल्कि उनके बीच कुछ स्ट्रेस भी था। कैसा स्ट्रेस? सर इसका कोई आइडिया नहीं है। सर इन सब बातों का मेरे बेटे केतु के गायब होने से क्या लेना देना? सर मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग उसका पता लगा भी रहे हैं। लगा रहे हैं हम केतु का, लेकिन आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपकी अपनी सास के कातिल को पकड़वाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। सर मैंने ऐसा कब कहा? सर मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरा बच्चा मिल जाए। हाँ गुप्ता। सर इस राजेश सिंह के बारे में उसके ऑफिस वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, और मैंने अपने कांस्टेबल झा को भी राजेश के घर भेजा था, लेकिन वहां पर भी ताला लगा है। और सर ये राजेश डिवोर्सी है, 2 साल पहले इसका तलाक हुआ था। फिलहाल वो अकेला ही रह रहा है। एक तरफ राजेश गायब है और दूसरी तरफ रतिया, और केतु की भी कोई लीड नहीं मिल रही है। उन दोनों केसेस का ताल्लुक पता करना काफी पेचीदा था। हम मान रहे थे ये दोनों केसेस अलग अलग होंगे, लेकिन इन दोनों केसेस का एक ही समय सीमा से जुड़ जाना, ये इत्तेफाक काफी अजीब। केतु तब कहां था, इसकी हमें कोई लीड नहीं मिल रही थी। वहीं सुनीता की हत्या का मोटिव रखने वालों की फेहरिस्त में हमने रतिया और राजेश के अलावा राजेश की तलाकशुदा पत्नी रीमा का भी नाम जोड़ा, और हम रीमा से मिलने जा पहुंचे।
सर, राजेश से अलग होने के बाद मैं कभी राजेश से नहीं मिली, तो मुझे कैसे पता होगा कि राजेश कहाँ है? लेकिन आपके और राजेश के अलग होने की वजह सुनीता ही थी, जिसका मर्डर हो चुका है। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या समझ रही हैं? सर, राजेश और मैं आपसी सहमति से अलग हुए थे और राजेश से तलाक लेने के बाद राजेश ने मुझे वो सब कुछ दिया जिस पे मेरा हक था। हाँ, बिल्कुल गुस्सा तो आता होगा आपको सुनीता पर। सर, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। सर, मैंने राजेश का बैकग्राउंड चेक किया तो मालूम चला कि राजेश और सुनीता दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और शादी से पहले ये दोनों गाजियाबाद में रहते थे। और सर, वहाँ सुनीता के रिश्तेदारों से ये भी पता चला है कि सुनीता के पेरेंट्स सुनीता और राजेश की शादी के खिलाफ थे। मतलब इनका रिलेशन काफी पुराना था, जबकि परी ने हमें बताया था कि ये सिर्फ 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। सर, परी बोल रही थी कि उसे इसके बारे में मालूम नहीं था। सर, एक बात और, जब मैं राजेश का पता कर रहा था तो राजेश और सुनीता की कंपनी के एक दूसरे घर का पता चला है जो मुखर्जी नगर में है। मुखर्जी नगर, वहीं पर हमें सुनीता की लाश मिली थी। सर, ये तो सुनीता की गाड़ी है। सर, अंदर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर। ताला तोड़ो। ये तो केतु की लाश है। केतु की लाश यहाँ सुनीता के दूसरे घर में। सब कुछ अच्छे से चेक करो और आसपास पूछताछ करो। तो देखिए, लगता है इसे गला घोट कर मारा गया है। जेबें चेक करो। तो इसकी जेब से चाबी मिली है। चेक करो, ये चाबी इस घर की तो नहीं है। ओके सर। यहाँ ये देखिए सर, ये शराब की बोतल और ये कॉन्डोम के पैकेट्स। सर, इस बात में सच्चाई हो सकती है कि सुनीता यहाँ किसी और ही मिजाज से रहती थी। केतु की लाश मिलती है हमें यहाँ घर के अंदर और सुनीता की लाश मिलती है लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर। क्या वजह हो सकती है इस कहानी के पीछे? सर, ये चाबी इस घर की नहीं है। ये चाबी इस घर की नहीं है तो फिर कहाँ की हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि केतु ने उस चाबी बनाने वाले से डुप्लीकेट चाबी बनवाई है? उस चाबी वाले से सख्ती से पूछताछ करो। ओके सर। साहब, मैं इस कॉलोनी में कचरा उठाने का काम करता हूँ और घर से, तो इस घर से भी मैं कचरा उठाता हूँ। साहब, यहाँ आए दिन ढेर सारी दारू की बोतलें मिलती है। सुनीता का यहाँ रोजाना ना होता था? रोजाना तो नहीं सर, लेकिन हफ्ते में 2-4 दिन वो यहाँ पे आया करती थी। उनके कई दोस्त भी आया करते थे। कौन दोस्त? वो तो पता नहीं सर। हाँ साहब, जब मैं सुबह कचरा उठाने आता था ना तो ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी दिखती थी मेरे को। यहाँ इतने सारे लोगों को आखिरी बार कब देखा था तुम लोगों ने? याद तो नहीं है सर, लेकिन हफ्ते भर से इस घर पे ताला पड़ा है। हाँ साहब, याद आया। जब हफ्ते भर पहले मैं कचरा उठाने आया था ना तो यहाँ पे एक बंदा ताला लगा के जा रहा था। कौन था वो आदमी? साहब, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं तो सही से देख नहीं पाए साहब। हमें केतु की बॉडी सुनीता जी के मुखर्जी नगर वाले घर से मिली। आप लोगों ने बताया नहीं, उनका काफी आना जाना होता था वहां। सर, हमें नहीं मालूम था कि मम्मी का वहाँ एक और घर है। आप लोगों को भी मालूम नहीं था? नहीं सर। हमें केतु की जेब से ये चाबी मिली है। आप लोग बता सकते हैं कहाँ की है चाबी? सर, ये मेरे घर की चाबी है। आपके घर की चाबी केतु के पास कैसे पहुंची? पता नहीं सर। हाँ गुप्ता। सर, खबरियों से रतिया की लीड मिली है। वो मोती नगर के घर में छुपा बैठा है। उठा लो। ओके सर।
मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया तो फिर गायब क्यों हुआ था? सर आप लोगों का फोन आया था तो मैं डर गया। मुझे लगा कि पहले स्कूल में तोड़-फोड़ किए तो आप लोग का शक मुझ पे ही जाएगा, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। रतिया और उसके दोस्त लगातार अपने इस बयान पर कायम थे, लेकिन राजेश तब भी गायब था। केतु की लाश हमें जिस घर में मिली थी, उस घर में सुनीता के साथ वक्त गुजारने वाले लोगों के खुलासे किसी और ही गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। सर मैंने सुनीता के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद लगभग सभी लोगों की पिछले दिनों की एक्टिव फोन लोकेशंस चेक की। सर राजेश और सुनीता के अलावा सुनीता के उस दूसरे घर में सुनीता की रिपोर्टर दोस्त मेघा का फोन भी अक्सर एक्टिव रहता था। और सर इस मेघा के अलावा सुनीता के लॉयर मुकेश का भी उस घर में काफी आना जाना था। और सर ये सुनीता के कुछ और भी दोस्त हैं जो सुनीता के उस दूसरे घर में अक्सर आते जाते थे। इन सबसे मिलना पड़ेगा, हो सकता है इस कांड में इन सबका भी हाथ हो। हाँ जी बोलो। सर अभी भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। राजेश का डेबिट कार्ड पहाड़गंज के एक स्टोर में स्वाइप हुआ है। पहाड़गंज? हाँ सर, मैं सुनीता जी से मिलने के लिए उनके दूसरे वाले घर पर कई बार गई थी। ऐसा क्या हुआ था सुनीता के दूसरे घर पर कि घर के अंदर में केतु की लाश मिली और वहां से आधा किलोमीटर दूर सुनीता की? पर मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है और मैं तो काफी दिनों से वहां गई भी नहीं थी सर। वैसे होता क्या था वहां? शराब रात तो खूब चलती थी। सर सारे फ्रेंड्स मिलते थे तो कभी कभी छोटी मोटी पार्टी कर लेते थे। ये सब तुमने हमसे पहले क्यों नहीं बताया? सर मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं सुनीता जी की इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। उनकी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी, अपने आप को बचा रही थी। बोलो क्या छिपा रही हो? नहीं सर, मैं कुछ नहीं छिपा रही हूँ। हाँ सर मैं सुनीता के फार्म हाउस पर आता जाता था, लेकिन वहां से हमें सुनीता की नवासे केतु की लाश मिली और वहां से आधा किलोमीटर दूर से सुनीता की। इन दोनों मर्डर्स में आपका क्या रोल है? सर मेरा कोई रोल नहीं है सर, और मैं तो खुद बहुत हैरान हूं कि वहां केतु की लाश मिलने का क्या चक्कर है। वकील साहब एक बात मैं अच्छी तरह से समझा दूं आपको, मेरे सामने आपकी झूठी दलीलें चलने नहीं वाली है। सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, आपका और सुनीता का क्या रिश्ता था? जैसा आप समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? किसने मारा सुनीता को, केतु को? सर मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं, लेकिन सुनीता का लॉयर होने के नाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कैसी बात? सर सुनीता का अपनी बेटियों के साथ प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर इश्यू चल रहा था। मम्मी आप अपनी कमाई का 50% चैरिटी में दे देती, कभी हमारे बारे में सोचा है आपने? बेटा जो दूसरों के बारे में सोचता है ना, भगवान उसके बारे में जरूर सोचता है। इसका मतलब है आप हमारे बारे में कभी नहीं सोचेंगी। मैंने अपने बच्चों के बारे में हमेशा सोचा है मीरा। और रहा सवाल हिस्से का, तो मेरे विल में मैंने तुझे 30% और परी को 70% देने का फैसला कर लिया है। मेरे पास सुनीता की विल है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ शुक्ला। सर राजेश को अरेस्ट कर लिया। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं बस डर गया था इसलिए भाग गया था सर। ये झूठी कहानी मत बना, जितना ज्यादा वक्त लेगा ना उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुझे। सर मेरा भरोसा कीजिए, मैं सिर्फ इसलिए भागा था क्योंकि उस रात केतु को मैंने ही सुनीता के पास छोड़ा था। दरअसल मैंने केतु और मीरा को बार में देखा था। सर उस बार में मैंने देखा कि मीरा का एक औरत के साथ झगड़ा हुआ है। मैंने ये सारी बात फोन करके सुनीता को बताई। मैंने सुनीता को यह भी बताया कि मीरा नशे में भूल गई है कि केतु उसके साथ है और बार से बाहर चली गई है। तो सुनीता ने मुझे कहा सर कि मैं केतु को वहां से ले जाकर उसके पास लेकर आ जाऊं, और मैंने वैसा किया भी था। सुनीता ये सब करके मीरा को सबक सिखाना चाहती थी सर, लेकिन उस रात क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं केतु को वहां छोड़कर वापस अपने घर चला गया था। अगले दिन सुबह जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा सर कि अगले दिन मुझे पता चला सर कि आप लोगों को सुनीता की भी लाश मिली है। मैं डर गया था सर, मैं जानता था कि आप लोग किसी तरीके से ये बात पता कर लेंगे कि उस बार से केतु को लेकर मैं निकला था और आप लोग
आप लोग मुझ पर शक करेंगे सर। शक नहीं, यकीन है हमें कि तूने ही मारा है सुनीता और उसके नवासे केतु को। मैं भला सुनीता और केतु को क्यों मारूंगा? क्योंकि तेरा सुनीता के साथ पुराना इशू था। तू शादी करना चाहता था सुनीता से, इसीलिए तूने अपनी बीवी को तलाक दिया था। लेकिन सुनीता ने तेरे साथ शादी नहीं की और तुझे यह भी पता चल गया था कि सुनीता का तेरे अलावा और भी लोगों से रिश्ता था। सर आप सही कह रहे हैं, मैं सुनीता से नाराज था, लेकिन हम बहुत गहरे दोस्त भी थे सर। देखो राजेश, वो दिन और थे जब हम दोनों शादी के सपने देखा करते थे, लेकिन अब ना वो दिन रहे और ना ही वो हालात की बात तुम नहीं करो तो अच्छा है। एक बात अच्छे से समझ में आ रही है मुझे, ये सब तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं तुम्हारी जिंदगी में। मैं यूं कहूं कि मन बदलने की आदत पड़ चुकी है तुम। बस राजेश, तब कहाँ थे तुम जब मैं अपने भैया के मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करना चाहती थी? लेकिन तब तो मुझे भगाकर ले जाने की हिम्मत नहीं थी तुमने। सर यकीन कीजिए, उस दिन के बाद से मैंने कभी उससे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। हमारे डिफरेंसेस थे, लेकिन सर इतने नहीं थे कि मैं उसे जान से मार दूंगा। और उस मासूम से बच्चे को, उसके नवासे को, सर उसको मैं क्यों मारूंगा? हाँ सर, ये सच है। माँ चाहती थी कि हम दोनों बहनों का हिस्सा हो जाए। तो ये भी मालूम होगा कि वो तुम्हें 30% और परी को 70% हिस्सा दे रही थी। जायज इससे प्रॉब्लम तो होगी तुम्हें। मतलब क्या है आपका? इतनी बार हमसे मिल चुकी हो फिर भी हमारा मतलब नहीं समझ पाई। तो परी ने हमें बताया कि तुम्हें परी से ज्यादा हिस्सा चाहिए था। हाँ चाहिए था, लेकिन सर ये परी, उसे कम मत समझिए आप। वो आपको भड़का रही है। मुझे तो उसी दिन उस पर शक हो गया था जब आपने मुझे बताया कि केतु की जेब से उसके घर की चाबी मिली थी। कहना क्या चाहती हो तुम? सर जिस दिन मैं केतु के साथ सनशाइन बाग में थी, उस दिन परी का फोन आया था मुझे। हाँ परी बोल। दी, मैं आपके घर गई थी, आप वहाँ नहीं थी। हाँ मैं बाहर हूँ, तू बोल। वो केतु नहीं दिखाई दिया ना, घर पे लॉक था। केतु तो मेरे साथ है, तू बोल किसने फोन किया है? और फिर बाद में मुझे समझ में आया कि परी ने मुझे कॉल क्यों किया था। वो एक्चुअली केतु ने परी को अभिषेक के साथ देखा था। अभिषेक? परी का बॉयफ्रेंड। माँ तो अभिषेक को शुरुआत से ही पसंद नहीं करती थी। सर अभिषेक उम्र में परी से काफी बड़ा था, ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही कुछ कमाता था। इसलिए माँ चाहती थी कि वो परी से दूर रहे। लेकिन परी, वो तो अभिषेक से शादी करना चाहती थी। सर मैं मानता हूँ कि सुनीता आंटी को मेरा परी से मिलना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सर परी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। और सर हम सुनीता आंटी को कन्विंस भी करना चाहते थे इस बात के लिए। और जब कन्विंस नहीं हुई तो मार डाला उनको। सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस दिन केतु गायब हुआ था, उस दिन तुमने अचानक से केतु के लिए फोन किया था उनको। अपडेट ले रही थी ना कि केतु कहाँ है, उसे गायब कैसे करें। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस दिन केतु हमारे घर पे चिपके बैठा था। चिपके बैठा था मतलब? सर उसके पास जो चाबी थी वो मेरी ही चाबी थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू अंदर कैसे आया? दरवाजा तो लॉक था ना? केतु! केतु! वो वहां से भागा तो हमें लगा कि वो मम्मी को जाके हमारे बारे में सब बता ना दे, इसलिए मैं भी गई। लेकिन वो और मीराती घर पे नहीं थे, तो मैंने मीराती को फोन किया। वो जब तुम्हें पता चला कि राजेश केतु को लेकर तुम्हारी मम्मी के दूसरे घर पे गया है और उसे तुम्हारी मम्मी को सब कुछ बता दिया है, तो तुम दोनों भी वहां गए और फिर एक एक करके उन दोनों को मार डाला। नहीं सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ सर, हमें तो मालूम भी नहीं था कि मम्मी का कोई दूसरा घर भी है। चूक हमसे भी हो रही थी। दरअसल हम गलत डायरेक्शन में काम कर रहे थे और इस बात का एहसास हमें तब हुआ जब केतु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने आई। सर केतु की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही सामने आया है कि सुनीता की तरह उसको भी गला दबा के मारा गया था। गुप्ता, केतु और सुनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात कॉमन है। केतु के गले पर ऐसे जीवाणु मिले हैं जो सिर्फ गंदगी में पनपते हैं। सुनीता की लाश मिली थी हमें घर से आधा किलोमीटर दूर, जहां पर ऑलरेडी गंदगी थी, इसलिए मैंने इस बात पर फोकस नहीं किया। लेकिन केतु को तो घर के अंदर मारा गया था, वहां पर तो गंदगी नहीं थी।
लेकिन सर इन सबसे इनके किलर इन सबसे इनके किलर का ताल्लुक है। किलर के नाखूनों में इस तरह की गंदगी के ट्रेसेस हो गए। लुक, केतु और सुनीता के गले पर जख्म थे, यानी इन दोनों को मारने वाला कोई ऐसा आदमी है जो साफ सफाई का काम करता है। साफ सफाई का काम करने वाला? राइट। बोले वो मैडम आए दिन वहाँ देर रात तक पार्टी करती रहती थी, उसके बाद उनके दोस्त वहां से चले जाते थे और वो सुबह तक वहां अकेली रहती थी साहब। मैं मौका ढूंढ रहा था साहब, और फिर उस रात देखा वहां की एक बत्ती जल रही थी साहब। घर के बाहर भी पूरी शांति छाई हुई थी और मैडम की कार के अलावा वहां कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा साहब मैडम घर में अकेली है और मैं चोरी के इरादे से अंदर घुस गया साहब। नहीं है कि दोबारा जाके उसके घर चोरी करूं। थोड़े से पैसों के लालच में तुमने दो मर्डर किए? हाँ? और क्या क्या कांड किए? साहब उस दिन पहली बार मेरी नीयत भटक गई थी साहब, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे हाथों दो हत्या हो जाएगी साहब। केतु और सुनीता की हत्या करने वाले उमाकांत का इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। एक छोटा सा लालच किसी भी इंसान को इतने बड़े गुनाह की तरफ ले जा सकता है। ये केस इसका जीता जागता उदाहरण है। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।